गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो किसको कहा जाता है? तो बैकबोन कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो इसमें सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड डैश % पर एनम। तो देखिए जो ग्रोथ रेट रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो आपको बताना है पिछले 10 साल में, या ये कहा जाए कि लास्ट डिकेड में क्या रहा है, कितना परसेंटेज रहा है पर एनम। तो ये रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7%। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ डैश। तो आपको बताना है जो इंडस्ट्री का लोकेशन होता है वो किसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रॉ मटेरियल एंड पावर, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में कहा गया लेबर और कैपिटल, बिल्कुल ठीक। लेबर भी ज़्यादा होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, कैपिटल भी होनी चाहिए, मार्केट भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है ये सबकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल। देखिए यहाँ पे बात करी गई कॉटन की, जूट की बात करी गई, सिल्क की बात करी गई, वुलन टेक्सटाइल्स की बात करी गई, शुगर की और एडिबल ऑयल की बात करी गई है। तो ये कैसी इंडस्ट्रीज़ में आते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में नहीं आते हैं, दे कम्स अंडर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सबके सब हैं। जैसे कॉटन है भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर और एडिबल ऑयल, तो ये सबके सब एग्रीकल्चर से ही हम लोग को मिलते हैं। इसीलिए ये इंडस्ट्रीज़ किस में आती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। तो एग्रो का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ सेल्फ रिलायंट। तो देखिए ऐसी कौन सी इंडस्ट्री भारत में है जो खुद में ही सेल्फ रिलायंट है, कंप्लीट है वैल्यू चेन में। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब पूरे भारत में रॉ मटेरियल भी मिल रहे हैं और पूरे भारत में ही उसका क्या हुआ जा रहा है? हाईएस्ट वैल्यू, मतलब जो मेन प्रोडक्ट है वो उसका भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग को कहीं बाहर रॉ मटेरियल नहीं भेजने हैं कि बाहर रॉ मटेरियल भेज के मैन्युफैक्चरिंग करानी है फिर इंपोर्ट कराना है प्रोडक्ट को, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ भारत में ही हो रहा है। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें ये चीज़ होती है? तो ये है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री जो भी है हमारे भारत में, वो सबकी सब सेल्फ रिलायंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करी गई है। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर से उसका बहुत बड़ा लिंक है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें दी गई कि ये बहुत सारी लोगों को रोजी रोटी प्रोवाइड करती है, लिविंग प्रोवाइड करती है। जैसे खेत में जो किसान काम करते हैं, कॉटन बॉल के जो प्लकर्स हैं, ठीक है, जो गिनिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, डाइंग करते हैं, डिज़ाइनिंग, तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो ये कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करती है यही इंडस्ट्री। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें कहा गया विच इंडस्ट्री सपोर्ट मैनी इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ बात करी गई, जैसे केमिकल की बात करी गई, डाइस की बात करी गई है, पैकेजिंग मटेरियल की बात करी गई, इंजीनियरिंग वर्क्स की बात करी गई है। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो इन सबको सपोर्ट करती है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। तो देखिए रॉ जूट की बात करिए, रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा। ठीक है, जैसे कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल जैसे होता है, वैसे ही रॉ जूट है। मतलब जो चीज़ सीधे सीधे हम लोग को खेतों से मिली उसको कह सकते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ जूट और जूट के गुड्स में जो कंट्री सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है वो कौन है? इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या कहा गया, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो देखिए याद रखिएगा तो कि जो ज़्यादातर जूट की मिल्स हैं, ठीक है, जूट की जो ज़्यादातर मिल्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? भारत में वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। लेकिन किस बैंक के अलोंग पाई जाती है, किस रिवर के बैंक के अलोंग पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो गंगा गलत है, यमुना भी गलत है, गंडक भी गलत है, इसका सही आंसर है हुगली। ठीक है, तो हुगली विल बी द करेक्ट आंसर। तो हुगली के किनारे, हुगली के बैंक पे ये जूट मिल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है इंडिया स्टैंड्स डैश एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो शुगर के टर्म्स में इंडिया कौन से नंबर पे है? बट ऑक्यूपाइज डैश प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांदसारी। तो गुड़ और खांदसारी दो ऐसी चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं शुगर केन से ही ऑब्टेन होती हैं। तो आपको बताना है शुगर के केस में हम लोग कौन से नंबर पे हैं, कौन सा प्रोड्यूसर है हमारा, किस नंबर के हम लोग प्रोड्यूसर हैं? तो हम लोग सेकंड नंबर के प्रोड्यूसर हैं। लेकिन अगर गुड़ की बात करेगा, गुड़ को इंग्लिश में कहते हैं जैगरी।
ठीक है, जैगरी कहते हैं। तो गुड़ की बात करी जाए, खांडसारी की बात करी जाए, तो इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल। तो देखिए ऐसी जो भी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में लिया जाता है या मेटल को रॉ मटेरियल के रूप में लिया जाता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, दिस इज आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दो स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया आयरन एंड स्टील इज़ द बेसिक इंडस्ट्री ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़। तो देखिए किसी भी इंडस्ट्री को बनाना है तो सबसे पहली चीज़ उस इंडस्ट्री की क्या होती है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम लोग को आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये बेसिक इंडस्ट्री होती है किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, चाहे वो हैवी हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लाइट इंडस्ट्री हो, डिपेंडिंग फॉर देयर मशीनरी, क्योंकि मशीन्स की भी जरूरत पड़ेगी और मशीन्स किससे बनेगी? आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही बनेगी। तो कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड में देखिए क्या कहा गया, इट इज़ कंसीडर्ड एज हैवी इंडस्ट्री। अब देखिए जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसको हैवी इंडस्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, जो भी फिनिश गुड यहाँ पे बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बल्की होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी उनका बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो भारी हैं। ठीक है, इसीलिए उनको हैवी इंडस्ट्रीज़ में रखा जाता है। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कहा गया इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू अवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू। अब देखिए इंडिया के पास अगर देखा जाए तो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखिए तो हम लोग अपना पूरा पोटेंशियल इसमें नहीं दे पा रहे हैं, मतलब सही से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सही से इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो पहला जो ऑप्शन दिया गया हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, बिल्कुल ठीक है कि जो कोकिंग कोल होता है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करी जाती है और फिर रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं जो उसका एक्सट्रैक्शन है मेटल का, वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है क्योंकि कोकिंग कोल महंगा है बहुत ज़्यादा। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो हमारे यहाँ लेबर्स हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से हम लोग फुल पोटेंशियल में इसको नहीं क्रिएट कर पाते। या कह सकते हैं कि हम लोग आयरन और स्टील को फुल प्रोडक्शन अच्छे से इसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी जो हमारी है वो कहीं ना कहीं कम है। थर्ड ये है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं ये भी सही है कि हमारे पास जो एनर्जी की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है हमारी कंट्री में, वो प्रॉपर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग फुल पोटेंशियल से आयरन और स्टील इंडस्ट्री को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया स्मेल्टिंग ऑफ विच एलिमेंट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है, कौन सी ऐसी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये है एल्युमिनियम की स्मेल्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा 13 क्वेश्चन का दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आयरन पहले नंबर पे आता है, आयरन की स्मेल्टिंग, और दूसरे नंबर पे कौन सी इंपॉर्टेंट आती है? एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। तो एल्युमिनियम की जो स्मेल्टिंग होती है, ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि स्मेल्टिंग होती क्या है। तो स्मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि ओर, देखिए ओर क्या होता है? ओर वो सब्सटेंस है जिससे मेटल को ऑब्टेन किया जाता है। तो ओर को हीट अप किया जाता है, ओर की रिफाइनिंग करी जाती है और इससे क्या ऑब्टेन होता है? इससे प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। तो इस प्रोसेस को, ओर से मेटल को ऑब्टेन करना बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो उससे जो प्रोसेस, मतलब जो वो प्रोसेस है जिससे हम लोग ओर से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो देखिए इसमें कहा गया एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अभी हम लोग ने यही क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन नंबर उससे पहले देखते हैं आगे, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी। अब देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। स्टील का सब्स्टिट्यूट है, कॉपर का सब्स्टिट्यूट है, जिंक का सब्स्टिट्यूट है और लेड का सब्स्टिट्यूट है। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एल्युमिनियम के अंदर है। तो इन स्टील की जगह, कॉपर की जगह, जिंक की जगह, लेड की जगह, इन सब की जगह कहीं ना कहीं एल्युमिनियम को हम लोग यूज़ कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट एग्जिबिटेड बाय एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के यहाँ पर पूछा गया कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाइट इन वेट, ये होता है, एल्यूमिनियम याद रखिएगा हल्का होता है। सेकंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें जंग नहीं लगती, ये भी सही है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गलत है, जो एल्यूमिनियम है दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है मैलिएबल, मैलिएबल भी सही है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी एल्यूमिनियम है, जो भी मेटल है, उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थिन शीट जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आप लोग ने देखी होगी, तो थिन शीट्स में कन्वर्ट जब किसी मेटल को कर पाते हैं तो उसको कहते हैं इट इज़ मैलिएबल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। आपको फिर से करेक्ट वन बताना है, इसमें से कौन सा होगा। फर्स्ट दिया गया द केमिकल इंडस्ट्री कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो देखिए जो केमिकल इंडस्ट्री होती है वो लार्ज स्केल पे भी होती है और साथ ही साथ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ी बड़ी भी दिखेंगी और छोटे स्केल पे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसकी आपको दिखेगी। सेकंड में कहा गया रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। तो देखिए जो केमिकल इंडस्ट्री है, तो केमिकल दो तरीके के आपको मिलेंगे, एक इनऑर्गेनिक मिलेगा और एक क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। तो इसमें दोनों में ही कहीं ना कहीं रैपिड ग्रोथ हो रही है, इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। तो आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन है। तो फर्स्ट में कहा गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग। तो देखिए किसी भी कंट्री को मॉडर्न बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं हो रही है तो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकती है, कभी भी कंट्री मॉडर्न नहीं हो सकती है। ठीक है, मॉडर्नाइजिंग, अब किस चीज़ को मॉडर्न करने की ज़रूरत है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग करता क्या है, एग्रीकल्चर को मॉडर्न कर देता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर की हो चाहे वो टर्शरी सेक्टर की हो। तो अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड में कहा गया इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो देखिए कहा गया इट हेल्प्स इन टू इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, तो इंक्रीज नहीं करता, ये तो ख़त्म करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को बढ़ाएगा नहीं, ये क्या करेगा, हमेशा कम करेगा। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये गलत है। थर्ड में कहा गया एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपैंड्स ट्रेड्स एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच फॉरेन एक्सचेंज। तो देखिए जो हम लोग किसी और कंट्री को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अपनी कंट्री से भेजते हैं, तो उस कंट्री से हम लोग को पैसा मिलता है और उस पैसे को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मतलब जो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपनी कंट्री से जब कोई चीज़ बाहर भेजी जाती है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज आएगा और हमारी इकॉनमी डेवलप होगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा, तो पहला सही है, तीसरा सही है। फोर्थ में क्या कहा गया, फोर्थ में कहा है इट हेल्प्स इन प्रॉस्पेरिंग द कंट्री बाय गिविंग अ बूस्ट टू इकॉनमी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, इकॉनमी अच्छी हो जाएगी तो कंट्री क्या हो जाएगी, आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉस्परस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है, तो इसमें बी स्टेटमेंट गलत है। 18 देखते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनऑर्गेनिक केमिकल। आपको बताना है इसमें से कौन सा इनऑर्गेनिक केमिकल नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी एक इनऑर्गेनिक केमिकल है। इसके बाद दिया गया कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है ये इनऑर्गेनिक केमिकल है, लेकिन अगर पेट्रोकेमिकल की बात करी जाए ये ऑर्गेनिक केमिकल होता है। पेट्रोकेमिकल में आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, तो ये सब ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिकल मेनली वो होते हैं जिसको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, और पेट्रोकेमिकल वो होते हैं जो हम लोग को ये कह सकते हैं कि जो जैसे पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है वो अर्थ के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं जो कार्बन कंपाउंड से बनते हैं उनको पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ और ऑर्गेनिक केमिकल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिकल में आपको पेट्रोकेमिकल का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन इसका यूज़ ज़रूर बताया गया है कि पेट्रोकेमिकल का यूज़ क्या है। तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज़ होता है, रबर बनाने में यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स में भी कहीं ना कहीं ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया। द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या क्या प्रोड्यूस करती है, तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करती है जिसमें मेनली यूरिया आता है, सही है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और अमोनियम फॉस्फेट प्रोड्यूस करती है जिसमें DAP है, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये भी सही है। तो दोनों का ही प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में। थर्ड में कहा गया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करेगी, और कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आ जाएंगे, NPK आ जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम।
तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं। तो तीनों तरीके की फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस होते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ डैश प्रोडक्शन। तो देखिए, अगर बात करी जाए गुजरात की, बात करी जाए तमिलनाडु की, बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, पंजाब की और केरला की, तो ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 ये स्टेट्स हैं, तो ये हाफ ऑफ दी प्रोडक्शन करते हैं किसका, फर्टिलाइज़र का। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्टिलाइज़र का ये लोग आधे से ज़्यादा या आधे के अबाउट प्रोडक्शन करते हैं पूरे भारत में। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन एक रॉ मटेरियल नहीं है, तो लाइमस्टोन है, सिलिका भी है, जिप्सम भी है, कौन नहीं है, तो बॉक्साइट नहीं है। बॉक्साइट क्या होता है, तो बॉक्साइट और होता है किसका, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं 22 में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी बात और दी गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो एक दो प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है, जैसे ट्रांजिस्टर सेट्स हो गए, से लेके ट्रांजिस्टर मतलब जो रेडियो होता है वहाँ से लेके टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गए, ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, रडार्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, इन सबसे रिलेटेड है कौन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भारत में प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जितना भी टेलीकम्युनिकेशन होता है वो इसी वजह से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अच्छे से चलने से होता है। और हम लोग का जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, वो आज बहुत आगे बढ़ भी रहा है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट में कहा गया विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बेंगलोर को बोलते हैं या बेंगलुरु को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, और बेंगलुरु को याद रखिएगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में से कौन सी गैस नहीं कॉज करती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन कॉज करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कॉज करेगी, नाइट्रोजन, ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी कॉज करेगी। कौन पोल्यूशन नहीं कॉज करेगा, कौन एयर पोल्यूशन नहीं कॉज करेगा, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो अच्छी गैस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा गया विच पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। तो कौन सा जो पोल्यूशन है वो कॉज हो जाएगा, मतलब अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर में जा रहे हैं तो कौन सा पोल्यूशन क्रिएट होगा रिवर में, तो वो जो पोल्यूशन होगा दैट विल बी वाटर पोल्यूशन। एयर नहीं होगा, साउंड नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो वाटर पोल्यूशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द इंडस्ट्रीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश पोल्यूशन आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। तो देखिए, जो ये बात करी गई है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने आपको इंडस्ट्रीज़ दी गई, जैसे पेपर पल्प की इंडस्ट्री हो गई, पेपर की इंडस्ट्री, पल्प की इंडस्ट्री, ठीक है, केमिकल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई, डाइंग हो गई, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गई, तो ये सब कौन सा पोल्यूशन कॉज करती हैं, तो ये सब वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं, क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटा निकलता है, जो ये कह सकते हैं जो वेस्ट निकलता है वो सीधे सीधे डंप हो जाता है जाके रिवर में, कोई भी ट्रीटमेंट लोग नहीं करते, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विच पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। तो देखिए, जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें से जो भी वाटर निकलता है, अगर वाटर बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, वाटर अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो क्या करता है, रिवर में और पॉन्ड में उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है, और डायरेक्टली अगर रिवर और पॉन्ड में उस गर्म पानी को बहुत ज़्यादा जो हॉटेड, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हॉट वाटर है, अगर उसको उस रिवर या पॉन्ड में डाल दिया गया तो जो पोल्यूशन क्रिएट होगा दैट पोल्यूशन इज कॉल्ड थर्मल वाटर पोल्यूशन या थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन का एक टाइप है, कह सकते हैं थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं, विच पोल्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोपगेशन ऑफ नॉइस विद हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। तो देखिए, जब नॉइस होगा बहुत ज़्यादा तो उससे कौन सा पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में कहा गया दिस इंडस्ट्री डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में कहा गया दीस इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड, अगर पूछा जाए कहाँ पे लोकेटेड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो जैसे दिल्ली में है, गुड़गांव में है जिसको गुरुग्राम कहते हैं, अब मुंबई हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। तो इन सब में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लोकेटेड है। थर्ड में कहा गया बोथ आर करेक्ट, तो इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। तो इसमें ऑप्शन जो आप लगाएंगे दैट विल बी ऑप्शन नंबर
सी। तो इस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी एक क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया गया है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो बात यहाँ पर करी गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया गया, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। अब देखिए वाटर का यूज़ कम से कम करना चाहिए, रीयूज़ उसको बार बार करते रहना चाहिए, रिसाइकिल बार बार करते रहना चाहिए, वेस्टेज कभी भी वाटर की नहीं करनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि जो वाटर रेन के थ्रू नीचे आता है उसको हार्वेस्ट, उसको बचाना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए और उसको सेफ स्टोरेज करके, मतलब इसको स्टोर करके रखना चाहिए आगे की रिक्वायरमेंट के लिए। हॉट वाटर जो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है उसको डायरेक्टली रिवर या पॉन्ड में रिलीज़ नहीं कर देना चाहिए, पहले उसकी ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत है, वरना थर्मल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलेट मैटर की बात करी गई है। तो पर्टिकुलेट मैटर जब भी आपके पास आएगा तो आप याद रखिएगा इट इज़ रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। तो पर्टिकुलेट मैटर को जो एयर में होता है उसको कम करने की ज़रूरत है, और उसको कम करने के लिए स्मोक स्टैक्स नाम की एक डिवाइस है उसको लगा सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, तो ये डिवाइसेज हैं जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाता है। फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं, स्क्रबर्स होते हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स होते हैं, तो ये सब लगाए जा सकते हैं पर्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए चिमनीज़ में, या कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट में कहा गया स्मोक कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्मोक को रिड्यूस करने का एक तरीका है कि जहाँ पे हम लोग कोल यूज़ कर रहे हैं, कोयला जहाँ यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, उसकी जगह हम लोग ऑयल यूज़ करें, मतलब पेट्रोल यूज़ करें, डीजल यूज़ करें, और साथ ही साथ गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मशीन जो है, मशीन्स आप लोग ने देखी होगी, जो पुरानी पुरानी मशीन्स होती थी उनकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती थी, ज़्यादा पेट्रोल खाती थी, ज़्यादा एनर्जी लेती थी, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी क्रिएट करती थी, मतलब हार्मफुल गैसेस क्रिएट करती थी। तो हम लोग को ऐसी मशीन्स क्रिएट करने की ज़रूरत है जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, नॉइज़ कम प्रोड्यूस करें, और साथ ही साथ उनकी ये कह सकते हैं कि उनमें से कोई भी स्मोक और ये सब चीज़ें हार्मफुल गैसेस ना निकले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग ने जो क्वेश्चंस देखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इंडस्ट्री चैप्टर के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर के। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया हो तो बाकी जो वीडियोस हैं जो कि एमसीक्यूज़ में हैं वो आपको पहले से प्रोवाइड कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, उसको आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल नहीं रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।